ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट समझा देते हैं आपको। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य को उत्तर के मुताबिक अंक मिलेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का 3 सवाल होगा जो वो व्यक्तित्व एवं नेतृत्व राउंड में पूछेंगे। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब के सभी प्रश्न सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होंगे। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब। बिल्कुल अनामिका, मैं प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा जो सवाल आपसे पूछा जाए उसी सवाल का जवाब दीजिए, बहुत विस्तार से मत दीजिए। सवाल समझ नहीं आए सवाल दोबारा पूछ लीजिए, लेकिन जवाब को भटकाइए मत। ओमता जी आप तैयार हैं? ओमता जी से पहला सवाल पूछेंगे दीपक जी। ओमता जी, गांवों में रहने वाले लोग जी किन किन समस्याओं का सामना करते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए इसकी है जी एजुकेशन की। एजुकेशन का जो स्तर है हमारे हल्के में अच्छा नहीं है। गरीब आदमियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन पे कोई चेक नहीं है। उन पे एसएमसी जो स्कूलों में बनाई होती है उसमें वो आदमी मेंबर बनाए हुए, चेयरमैन बनाए हुए हैं जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते, जो इम्प्रेसिव लोग हैं हल्के के। मेरी मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि भाई उन्हीं लोगों के जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं लोगों को एसएमसी में जगह दी जाए ताकि वो मास्टरों को अपने और क्या समस्या है कह सके। गाँव की और क्या समस्या है? आपने एक समस्या गाँव में बाकी तो ठीक है सर, बिजली पानी अच्छा है, बिजली आ रही है गांव में। रात को बिजली 24 घंटे 12 घंटे शिक्षा बिजली को छोड़ मिलती के है। बाकी सब ठीक है आपके हल्के गाँव? नहीं, पशुओं के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। पशुओं के हॉस्पिटल बहुत कम है हमारे हल्के में। डिस्पेंसरी लेवल पे तो हैं, वो भी कई कई गाँवों को मिला के एक डिस्पेंसरी बनाई हुई है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हर गाँव में पशु अस्पताल होना चाहिए। हमारे इलाके के किसान की जो फसल के साथ साथ पशुपालन में भी उनका पूरा वो योगदान होना चाहिए। मतलब पशुपालन भी एक मेन आमदनी का जरिया है पशुपालकों का। और कोई बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में? पानी की है सर। पानी कई गांवों में जो इंटीरियर साइड के गांव में पंजाब के साथ लगते हैं उनमें पानी नहीं पहुंचता, वो पानी मिलना चाहिए। दूसरा सवाल विजय जी। ओमता जी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी से समाज मजबूत होता है जी, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं की भागीदारी क्या इतनी ज़रूरी है, और है तो आप क्या कदम उठाएंगे महिलाओं को सामने लाने के लिए? महिलाएं लगभग 50% बराबर में हैं। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है और होनी चाहिए। उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में कम है, एजुकेशन में कम है, पॉलिटिक्स में कम है। मैं चाहता हूँ इनमें महिलाओं की भागीदारी पूरी होनी चाहिए। आप क्या कदम उठाएंगे? मेरे को मौका मिलता है एमएलए मंत्री बनने का, मैं महिलाओं के लिए एजुकेशन में पूरी अपनी लगन से उनको एजुकेशन दिलवाऊंगा। और एजुकेशन ही बेसिक होता है, ज़रूरत बेसिक मतलब एजुकेशन होनी चाहिए। जो एजुकेटेड होगा वो अपने आप अपने जो हक है उनके वो अपने आप अडोप्ट कर लेगा। अभी तक आपने अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या किया है? हमने बहुत से बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया है, लड़कियों को खासकर। जो समस्याएं बता रहे हैं इसके लिए समस्याएं तो मेरे समझ से तो एजुकेशन अगर महिलाओं में आ जाती है तो समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तीसरा सवाल मलिक साहब आप कीजिए। ओमताराम जी, सभी वक्ताओं ने भी जो है ना इस बारे में बात की जो किसानों की समस्याएं हैं। जी। 67 साल की आज़ादी के बाद भी हालात ये हैं कि किसान जो है ना प्रकृति के ऊपर एक तो जो है ना प्रकृति की मेहरबानियों का मोहताज है और एक साथ में बाज़ार की जो शक्तियां हैं जैसे उसके प्राइसेस भी जो है वो किसान खुद ना डिसाइड करके मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं। इन समस्याओं के निजात के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं चाहूँगा किसान का जो लागत मूल्य है, जो उसका 1 एकड़ के हिसाब से जितनी लागत आती है भाई इतना खर्च हुआ है,
उसके अंदर 50% जोड़ के उसको भाव मिलना चाहिए। चलो, एक तो प्राइस का हो गया, बाकी दूसरी बात मैंने कही कि जो उनको है ना बिजली कुदरत के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड हाँ, कर रहा है। कुदरत की मार जब पड़ती है, सरकारें देती तो हैं लेकिन मेरे हिसाब से कम देती हैं। उनको मुआवजा पूरा मिलना चाहिए जब उनकी फर्स्ट नस्ल हो जाता है। आप इंश्योरेंस के बारे में नहीं कि वे फार्मर्स की क्रॉप्स का कोई इंश्योरेंस है, ऐसा कोई? ये बहुत ज़रूरी है जी, इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्रॉप्स का इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जी, चौथा और अंतिम सवाल अजय जाइए। आप शिक्षा की बात कर रहे थे तो मैं शिक्षा पे आपसे सवाल करूंगा। जी, जी। आप क्या समझते हैं कि राज्य में जो शिक्षा का स्तर है वो सही है? अगर नहीं है तो उसमें क्या बदलाव आप करना चाहेंगे? सर, शिक्षा का स्तर मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्यों नहीं है? शिक्षा का व्यापारीकरण हो चुका है, इतनी महंगी शिक्षा हो चुकी है। हरियाणा का क्या, पूरे देश का जो आदमी है मोस्टली गरीब आदमी है। गरीब आदमी के बस की स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीज़ें पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मैं चाहूँगा शिक्षा फ्री होनी चाहिए और अच्छे स्तर की होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज हर गांव में स्कूल होना चाहिए। अब हमारे हलके में, मैं खासकर अपने हलके की बात करूँगा, 4-4, 5-5 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, मैट्रिक और 10+2 का स्कूल नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। कॉलेज मैंने पहले भी आपको बताया था, अब भी बता रहा हूँ, सिर्फ हमारे गुला हल्का में एक DAV कॉलेज है। नहीं, मैंने कहा राज्य स्तर पर मैं पूछ रहा था, सिर्फ आपके हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ। राज्य स्तर पे आप भी, क्या सुधार चाहते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? राज्य स्तर पे भी हर गांव में कम से कम मैट्रिक का स्कूल होना चाहिए। ये जो इन्होंने मैं स्टूडेंट शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कल आप हरियाणा के शिक्षा मंत्री बन गए, जी। फिर आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले ये जो मास्टर लोग जो हैं, टीचर जिनको आप बोलते हैं, इनमें पूरी इनको समझाने की कोशिश करेंगे। ये राजनीति में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, ये बच्चों की पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और हर गांव में स्कूल होना चाहिए। ये जो मार्किंग अब नहीं हो रही है, 10th तक बिना बोर्ड के पास हो जाते हैं, ये ठीक ये है? गलत है सर, मैं इससे सहमत नहीं तो हूँ। फिर आप अगर शिक्षा नीति बनाएंगे शिक्षा मंत्री बनने के बाद, तो ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे आप? नहीं, ये ज़रूरी है सर। आपको उठाना चाहिए ना। हाँ, ये जो आप तो मास्टरों की राजनीति में मिडिल फंस गए। लेवल तक इन्होंने जो किया है कि भाई कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई स्कूलों में जाके देखा है, मैं SC सेल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ पार्टी से रिलेटेड। मैं उस लहजे से स्कूलों में जाता हूँ कि मोस्टली SC के बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूलों आपको में। उठाना चाहिए था जब आपसे सवाल पूछा गया। खैर, उठाए सर हमने। नहीं, आपने ये बात नहीं कही कि ये पॉलिसी में बदल, पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम, ना कि मास्टरों की राजनीति की बात कर रहे हैं। खैर, 4 सवाल आपसे पूरे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए जूरी की कसौटी पर अब परखेंगे नरेश ढांडे जी आपको। जैसा नरेश जी तैयार है? जी। पहला सवाल डॉक्टर जंगवाल। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है आपके प्रदेश में वो ठीक है? नहीं, और अगर ठीक नहीं तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या क्या? करें, दुरुस्त करने? नहीं, कानून व्यवस्था की जहाँ बात है, कानून व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर ठीक नहीं है। आप लोग हर तरह से देखते हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी, हर जगह लोग आंदोलित हैं और तरह तरह के क्राइम आज हमारे प्रदेश के अंदर जो हो रहे हैं। मैं तो अपने हलके की समस्या को मेन रखता हूँ इस मामले में कि मेरा हलका जो है वो पंजाब से सटा हुआ है और पंजाब से नशे का कारोबार जो है वो मेरे हलके के अंदर शुरू हो चुका है। जो नौजवान बच्चे हैं वो नौजवान बच्चे उस नशे के कारोबार में सम्मिलित हो चुके हैं और उसके अंदर डूब चुके हैं। वो उनका भविष्य जो है वो खराब हो चुका है और उसके लिए माँ बाप जो है, माँ बाप पुलिस में भी कानून शिकायत व्यवस्था करते की हैं। बात कर रहे हैं, पूरी प्रदेश की कानून व्यवस्था की नहीं, बात पूरे कर रहे हैं। प्रदेश की भी बात है, पूरे प्रदेश के तो मुद्दे आप लोगों के मतलब वो सामने। एक पॉइंट तो वो हो गया कि भाई वहाँ नशे की समस्या है, जी है जी। उसको आप रोक लगाएंगे। हाँ जी, एक हो गया। दूसरा, और पूरे प्रदेश के अंदर जो कानून चोरी चारी नहीं होती वहाँ? नहीं, चोरी है जी, बहुत ज़्यादा चोरियां हैं, डाके पड़ते हैं, चोरी होती है, वहाँ लड़ते हैं, लड़ाई होती है, पुलिस में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती जी। स्टाफ की कमी है, अगर स्टाफ है तो वो और कामों में लगा हुआ है। अब जैसे हमारे वहाँ है, अब चौक के ऊपर ये लगाइए चालान काटने के लिए तो पुलिस की जिप्सी आ जाएगी, लेकिन अगर कोई ऐसी हादसा हो जाता है या और कुछ हो जाता है तो पुलिस ढूंढने से भी नहीं मिलती। इस कानून व्यवस्था का सुधार कैसे करेंगे आप? जिससे अपराध सुधार जो है कानून जाएंगे तो जी, कैसे करेंगे सर? कानून व्यवस्था का सुधार जब तक हमारे कानून को सख्ती से लागू ना किया जाए तब तक उसमें सुधार नहीं हो नंबर 1 आप सख्ती लागू कराएंगे? सख्ती से लागू होना चाहिए कानून जो है वो सख्ती से लागू होना चाहिए और कानून के जो कानून को लागू करने वाले हैं या कानून को चलाने वाले हैं वो भी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाए। हाँ, करप्ट बंदे तो तभी जाके हमारा जो स्टेट है वो क्राइम फ्री होगा। जी, थैंक यू। दूसरा सवाल
अजय झा जी। आज का युवा रोजगार चाहता है, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि एक आप अपने लिए क्या नीति बनाएंगे जिससे आप युवा को अपने क्षेत्र में, अपने हलके में रोजगार दे सकें, और राज्य के स्तर पर क्या होना चाहिए, क्या उसकी नीति होनी चाहिए कि युवा को मैक्सिमम रोजगार के अवसर प्रदान हो? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। आज जो युवा है, आज पूरे देश का ही युवा, मैं अपने प्रदेश की भी बात है, और पूरे देश का युवा आज बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त है। तो इसके लिए तो सरकार जो नीति बनाएगी उसके अंदर सरकार को ये चाहिए कि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दे के उनके टेक्निकल उनकी तरफ लेकर जाए। जैसे हमारे ITIs हैं या और हमारे संस्थान हैं, उनके अंदर बच्चों को एक अच्छा उनको एक टेक्निकल आदमी बना के, और उनसे छोटे उद्योग जैसे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनसे वो काम करवाएं कि उसकी आमदन जो है वो बढ़ सके। क्योंकि बच्चा जो है, बच्चा कोमल होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे किस लाइन पे जाना है। अगर आप उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे उसमें लेके जाते हैं, तो वो अच्छे उसमें निकल सकता है और क्या करेंगे? रोजगार के धंधे भी अपने खुद भी ढूंढ सकता है। जी सर। तो वो तो हम कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो देखो MLA का काम ये आप है वो ले कि जाएंगे? हम लोग वहाँ विधानसभा के पटल पे इन समस्याओं को कि रखेंगे। नरेश जी, आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कोई लघु उद्योग, कोई कुटीर उद्योग, कोई घरेलू उद्योग, ऐसी कोई चीज़ हाँ नहीं, बिल्कुल हम करवाएंगे ये, सरकार से कह के करवाएंगे ये बातें। तो बोलिए क्योंकि ना। MLA जो है, MLA तो पटल पे बात रख सकता है ना, विधानसभा के पटल पे MLA बात रख सकता है, उनको कह सकता है सरकार को भी मेरे हल्के की ये समस्या, आप इसका समाधान कीजिए। जी, तीसरा सवाल विजयन जी। किसान के जो समर्थन मूल्य फसल का दिया जा रहा है अभी सरकार के द्वारा, उससे आप कितने सहमत हैं, वो ठीक है या नहीं, और आगे फिर उसमें किस हिसाब से तय होना चाहिए समर्थन मूल्य? नहीं, समर्थन मूल्य जो है वो, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। किसान जो है समस्याओं से ही ग्रस्त है। जैसे मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका, और बहुत पहले भी आए हैं क्वेश्चन, और ये चल भी रहे हैं कि किसान जो है वो प्रकृति के ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है। क्योंकि मैं भी खेती करता हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि किसान को एक उसकी फसल का लागत मूल्य ठीक नहीं मिलता, क्योंकि वो बाज़ार में जब अपनी फसल लेकर के जाता है तो उसका दाम लगाने वाले दूसरे होते हैं। और मार्केट के अंदर जो सिस्टम चलता है वो बखूबी लोग जानते हैं किस प्रकार की मार्केट वहाँ होती है, कि आज सुबह मार्केट का रेट कुछ होता है, शाम तक कुछ होता है। तो किसान की जो लागत है, उस लागत को चेक करके सरकार की यूनिवर्सिटी है और संसाधन है, सरकार उनसे बात कर सकती है। अगर किसान ये कहता है कि मेरी लागत तो बहुत ज़्यादा आती है और उस बात को सरकार नहीं मानती, तो सरकार के इंस्टीट्यूट हैं, वो भी खेती करते हैं, नई नई किस्में पैदा करते हैं, नई नई बातें वहाँ होती हैं, तो उनसे भी पता लगता है इन बातों का। और जो हमारे देश के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात होती है, बार बार ये बात चल रही है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी बने हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। और नहीं, इस तो दौरान अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट हो चाहे उसकी सरकार की समीक्षा जो होगी। नहीं, उसकी समीक्षा तो ठीक है, पर अगर समर्थन मूल्य अगर आपको तय करना दिया जाए कि आप तय करें, तो आप कितना तय करेंगे? वो समर्थन मूल्य नहीं, कितना होना समर्थन चाहिए? मूल्य किसान नहीं तय कर पाएगा। नहीं, कितना? आप किसान नहीं है जी, आप, नहीं, किसान हुए। आप नहीं, अगर आप विधायक बन जाते हैं, जी। आप सरकार बन जाते हैं, जी। तो आप समर्थन मूल्य कैसे तय करेंगे? कैसे तय करेंगे? कितनी लागत पे कितना मार्जिन उसको देना चाहेंगे? क्या फार्मूला अपनाएंगे? नहीं, फार्मूला तो यही है कि किसान की जितनी भी उसकी लागत है, उस लागत को निकाल के उसको प्रॉफिट दे दिया जाए। कितना प्रॉफिट कम से कम 50% तो हो जी। थैंक यू। चौथा और अंतिम सवाल दीपक जी। नरेश जी, जी, इलेक्शन के पहले हर कैंडिडेट बड़े बड़े वादे करते हैं और ईमानदारी के भी वादे करते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद ये सब हवा हो जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव के दौरान तरह तरह के वादे आते हैं, तरह तरह के वादे लोग करते हैं, और जो लोग वादे करके राजनीति करते हैं, आज वो लोग राजनीति से बाहर भी हो चुके हैं काफ़ी लोग। अब जो राजनीति के अंदर जो कुछ कहा जाएगा वही किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने जागरूकता पैदा की है, मीडिया ने जागरूकता समाज के अंदर पैदा कर ली कि वो हर बात को, हर कैंडिडेट की उस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो हम आज वादे करके आप लोगों के बीच में जाएंगे वो भी आपकी रिकॉर्डिंग है, कल को आप भी दिखाएंगे शीशा लोगों के सामने, तो ये तो शीशा सबके सामने ही है। लेकिन होता ये है कि आपने वायदे तो करे कुछ, जी, आप करना चाहते हैं, जो आपके आसपास लोग होते हैं, जो आपके समर्थक होते हैं, परिवार के नाते रिश्तेदार मित्र, वो खराब करते हैं, उन पे आप कैसे रोक लगाओगे? नहीं नहीं नहीं, खराब देखो बातें की है जी। जो वायदे जनता के साथ किए हैं, वो जनता के साथ वायदे किए हैं। हमारे
हल्के की समस्याओं को लेकर के, ना कि किसी पर्सनल उसको लेकर के। अगर पर्सनल कमिटमेंट है तो वो राजनीति पर्सनल राजनीति हो जाएगी। जी, थैंक यू। चलिए अब बारी है ओमताराम वाल्मीकि जी की। आप तैयार हैं? कुलवंत सिंह जी की। कुलवंत सिंह जी तैयार हैं? जी जी, कुलवंत सिंह जी से पहला सवाल करेंगे मलिक साहब। कुलवंत जी, आप जो है ना विधायक बन जाते हैं, विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन जो जिले के एसपी और डीसी आपकी जो है अनदेखी करते हैं, तो ऐसे हालात में आप अफसरशाही, बेलगाम जो अफसरशाही है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? विधायक मजबूत होना चाहिए, तो कोई भी, चाहे वो एसपी है, चाहे डीएसपी है, चाहे एसएचओ है, वो अपनी दम से आवाज़ रखे, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़े, लोगों का साथ अपने आप मिलने लग जाता है, तो वो तो अपने आप काम करेंगे। ठीक, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो विपक्ष में है चाहे पक्ष में है। आज भी मैं लोगों के काम कराता हूँ, लोगों के दुख सुख में खड़ा हूँ, उनके साथ जाता हूँ और काम होते हैं। ऐसा कोई भी अफसर नहीं होता जो कि अगर अपनी बात सही ढंग से रखी जाए और सही लोगों का साथ मिले तो वो काम ना करें। तो नहीं, डिवाइसेस क्या होंगे आपके जी, क्या डिवाइसेस, क्या टूल्स यूज़ करेंगे इसी हालत में जब जो है ब्यूरोक्रेसी आपकी बात को नहीं मान रही है? तो पहली बात तो उनको मिलेंगे भी, काम करो जी, ये काम है, इस आदमी से नाजायज हो रही है, ये तंग है या कोई दिक्कत है। अगर वो नहीं करेगा उस पर दूसरी बार फिर जाएंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो लोगों को लेके, तो जब उसके दरबार पे वो जनता को देखेगा तो करना पड़ेगा उसको काम। आपको लगता है कि अफसरशाही इतनी भली है कि आप दरबार में लेके पहुंच जाएं, 100 आदमी बन जाएं? जी जी जी, कोई क्योंकि आगे टाइम भी ठीक आ रहा है, क्योंकि जो पुराने जो भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त थे वो तो चाहे ऐसा करें, लेकिन अब जितने भी नए युवा, चाहे वो आईपीएस जितने भी भर्ती हुए हैं या जितने भी मुलाजिम नए हैं, तो वो इस बात को मानते हैं। लेकिन आप विपक्ष में हैं और मुख्यमंत्री का इंटरेस्ट ना हो उस काम के अंदर, तो आप 500 आदमी लेके पहुंच जाएं, फिर भी नहीं करेंगे? नहीं, वो लोग सब जानते हैं, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, तो लोग सब जानते हैं। लोगों को विश्वास तभी होगा जब उनके हम साथ खड़े हैं। अगर हम उनसे वोट का ही रिश्ता रखेंगे तो फिर तो एक ड्रामेबाजी प्रशासन की करते बात हैं। कर रहे हैं कि प्रशासन नहीं मानता। आप तो बात लेके गए, 500 आदमी साथ लेके गए, जी। लेकिन आपके मुख्यमंत्री चाहते हैं कोई ऐसा नहीं हो जो आप चाहते हैं। जी। अफसर काम नहीं करेगा, नौकरी तो सीएम की करनी है, आपकी थोड़ी करनी है, तो क्या करोगे आप? नहीं, उसमें तो फिर बात आपकी ठीक है, वो आदमी मजबूर भी हो जाता है, ये तो होते रहते हैं ये काम, तो आप आगे भी क्या मैं करोगे? भी- फिर आप क्या करोगे? तो वही है, उनके खिलाफ हम जहाँ तक भी पहुँचना पड़ा हम उनके खिलाफ चलेंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ हम कर नहीं सके। कोई उसके बाद रास्ता बताइए। हम डीजीपी जी के पास पहुंचे हैं, चाहे हमने आईजी के पास जाके कुछ अपनी आवाज़ उठानी पड़े, हर जगह पहुंचेंगे, गवर्नर के पास जाएंगे, हम आरटीआई कोशिश करेंगे पूरी। जी ठीक, थैंक यू। दूसरा सवाल डॉक्टर जंगवाल आप ही पूछिए। अगर आप, मैं इसी से रिलेटेड सवाल पूछूंगा सर, अगर आप विपक्ष के विधायक बन जाते हैं, ठीक है, और आपके इलाके में कार्य विकास आप कैसे करवाएंगे? सवाल वही है, थोड़ा रूप बदल दिया है। इसको सवाल को तो और दूसरा पूछ लीजिए, लगभग वही सवाल हो गया। दूसरा सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। हरियाणा के गांव की जो स्थिति है आज की डेट में वो कैसी है, एक क्वेश्चन। और अगर आप कोई आदर्श गांव बनाने चले हैं तो आप क्या पहल करेंगे उस गांव के लिए, क्या क्या चीज़ें करेंगे? हर गांव में सबसे पहले तो स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। नहीं, पहले बताओ उनकी स्थिति कैसी है आज की डेट में? आज के टाइम में स्थिति तो ठीक है, सरकार ने भी काम, मुख्यमंत्री जी ने काम अच्छे करवाए हैं, लेकिन वो किसी कमी के कारण, चाहे वहाँ का विधायक अच्छी तरह आवाज़ नहीं उठा सका या वो कुछ कमियां रही हैं, अगर कमियां रही हैं तो रिजल्ट आपके सामने। तो इसीलिए वो जब हम विधायक बने तो कुछ करेंगे, अच्छे लोगों को एक साथ मॉडल, लेके। एक आदर्श गांव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आदर्श गांव बनाने के 4 पॉइंट बता दो बस। 3 पॉइंट। 3? आप 4 भूल जाइए, आप 4 3 बता दीजिए। स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जी, जी। नंबर 1। अच्छा स्कूल, बढ़िया स्कूल कॉलेज हो स्कूल गांव हो गए में, 2। और गांव में 24 घंटे लाइट के लिए प्रबंध किया जाए कि हर देख रहे गांव में लेकिन सब मॉडल गांव के बहुत लिए काम है जी। तो, मॉडल गांव के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ स्वच्छता भी तो है। हाँ, निर्मल करने के लिए हाँ, आप जल पे- का, टॉयलेट, जी जी, टॉयलेट एक काम क्या, मेरे ख्याल में सैकड़ों काम है जी एक सैकड़ों गांव नहीं में। चलिए ठीक। जी। चलिए। तीसरा सवाल दीपक जी। डॉक्टर साहब का सवाल ज़रा कठिन होता है, वो घुमा के पूछते हैं, स्पिन बॉल डालते हैं। दीपक जी। कुलवंत जी, ये बताइए कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?
हलके में एक विधायक ईमानदार होना चाहिए जी, और वहाँ जो मुलाजिम हैं वो अपने मुख्यमंत्री जी से मिलके अच्छे मुलाजिम लगाए जाएं, एसडीएम तहसीलदार, क्योंकि ज़्यादातर भ्रष्टाचार इसी तरीके से फैला हुआ है। जब विधायक भ्रष्टाचारी होगा, आजकल मंथली लेते हैं, सबको पता है, आप भी अच्छी तरह जानते हो, जनता भी अच्छी तरह जानती है। अगर विधायक ईमानदार होगा तो वहाँ के मुलाजिम भी ऑटोमेटिक फर्क पड़ेगा। लगभग कोशिश करूँगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए हैं, उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं जहां विधायक बहुत ईमानदार है, उसके बावजूद देखने को मिला है कि वहां पे जो महकमा, सरकारी महकमे में जिस तरह का भ्रष्टाचार है वो व्याप्त रहता है लगातार, और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? वो तो ईमानदार जरूर होंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी जो घर बैठे हैं, तो इसीलिए उनको तो कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग भी साथ तैयार खड़े हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पूछो तो भ्रष्टाचार से दुखी। लेकिन अभी आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, अगर आप हमें बता सके एक भी कोई उदाहरण कि इस तरह से करेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? लोगों को भी, लोग हम खुद जो आम आदमी है वो भी इसका दोषी है, क्योंकि किसी का मोटरसाइकिल पुलिस वाले ने रोक लिया तो वो पिता बेटे को क्या कहता है, बेटा क्यों चक्कर में पड़ा, चलान कटवाया, उसको 100-200 रुपए देके निकलवा लेता। उनको जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक तो ठीक है, अगर जागरूक आपके पास नहीं, अगर वैसा कोई टूल है तो ऐसी कोई व्यवस्था है आपके पास अभी जहन में? नहीं, अभी तो व्यवस्था क्या बताएं हम आपको, तो एक बार बनने तो दो, आप तो फिर करके दिखाएंगे। नहीं, आप चलिए देख लेना, आप आपके बन सामने। जाएंगे। कुलवंत जी, सिर्फ एक बता दीजिए, अगर आप विधायक बन गए तो इसकी क्या गारंटी है कि आप ईमानदार रहेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे? और आपके जो आसपास चौकड़ी होती है विधायक के आसपास, चमचे होते हैं जो बटरिंग मक्खनबाजी लगा रहते हैं, लाइटिंग का काम करते हैं, वो खराब करते हैं, उन पर कैसे रोक लगाओगे? वो दोनों सवाल। आदमी की खुद की नीति ठीक होनी चाहिए। जो चौकड़ी है वो तो जब एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें सब तरह के वोटर होते हैं उस हल्के के लोग। वो हमने देखना है कि लोग क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। आज तक जो विधायक रहे हैं वो फैल ही इसी कारण हुए। भाई साहब ने बात ठीक कही है, बिल्कुल जज साहब ने, कि वो चौकड़ी उनको गलत रास्ते पे ले जाती है। मुझे 5 साल हो गए लोगों के बीच में जाते हुए, अभी मैं पावर में भी नहीं, लेकिन कोई मेरी तरफ उंगली नहीं कर सकता। अगर मैं सही हूं तो मुझे गुला की महापंचायत ने मेरे पे विश्वास किया और मैं उनकी लोगों की बातों पे खरा भी उतरा, और मुझे उम्मीद है मौका मिला तो आप लोगों के सामने बीच में बाद में बैठेंगे तो पता लगेगा। वो जो सवाल ईमानदारी से अजय जी काम का था करेंगे। कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप विधायक बनने के बाद खुद आप करप्शन नहीं करेंगे? गारंटी मुझे विश्वास है और लोगों को भी विश्वास है। गारंटी तो यही है, लोग विश्वास कर रहे हैं। आप ये संकल्प करते हैं, भरोसा देते हैं कि आप ना खुद करप्शन में लिप्त होंगे, ना आसपास चमचों को लिप्त होने देंगे? बिल्कुल जी, ठीक है, साथी होते हैं, चमचे नहीं। वो शुरू से मैंने इलेक्शन लड़ भी लिया, आज भी मेरे साथ जो मेरी चौकड़ी है, मेरे साथ जो लगे हुए हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, कोई भी एक ऐसा आदमी जो कि कभी कोई नशा करता हो, हल्का सब जानता है। ये अगर मैं बात अभी कह दूंगा, सवाल विधायक बनने के बाद है, पावर आने के बाद ज्यादा दिक्कतें आती हैं। शुरुआत अब की बात नहीं, संघर्ष के दिन चल रहे हैं। जब हमने देख लिया हमारे से पहले जो विधायक रहे हैं उस खड्डे में गिरे हैं, तो हम तो उससे बच के निकलेंगे ना जी। चौथा और अंतिम सवाल अजय जी, मौजूदा राजनीति में आपको क्या लगता है, इसके क्या हालात हैं, उसमें सुधार की क्या जरूरत है? अगर जरूरत है तो कैसे सुधार होना चाहिए उसमें? बहुत सी कमियां हैं कि अगर कमियां गिनाने लग जाएं तो मेरे ख्याल में सारा दिन लग जाएगा। और राजनीति भी आज बिल्कुल स्पष्ट स्थिति साफ नहीं दिख रही। अगर कमियां थी, कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, तो ये पिछला रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन सच्चाई तो मैं हर जगह बोल देता हूं, चाहे वो मंच पे हो। जो कमियां रही हैं वो कमियां कोशिश करेंगे दूर करने की। और आगे मुझे लगता है कमियां को 3 कमी तो बताइए कि मौजूदा राजनीति व्यवस्था में ये कमी है, कोई 3 कमी बताइए। जैसे अब सीएम साहब हमारे कह भी देते हैं कि अब अफसरशाही को हैवी नहीं होने देंगे, लेकिन आज जनता जाती है अफसरशाही वाकई में हैवी है। ये सबसे बड़ी कानून अवस्था में इसमें कमी है। ढिलाई है, काम नहीं होते, हम लेके जाते हैं काम किसी के पास हुआ। अभी तो आप थोड़ी देर पहले कहते हैं कि अफसर मान लेता है, काम कर लेता है। ढिलाई है, मैं वो बोल रहा हूँ जी, ढिलाई है। अच्छा, लेकिन हमने काबू किया है उस चीज को, और हमने कोशिश की है। और तो और भी जैसे विकास के बारे में भी, अगर जहां गुला में विधायक नहीं है, इनेलो का विधायक है। ये गुलाब की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जनरल बात हो राजनीति रही है, राजनीति की बात। राजनीति में सुधार की क्या जरूरत है?
जब इलेक्शन लॉ चेंज होने चाहिए, कुछ वोटिंग पैटर्न में कुछ चेंज होना चाहिए, क्या आपके क्या सुझाव है, कैसे चेंज आए उसमें? चेंज तो जो विधायक मंत्री बनेंगे वही कर सकते हैं, वो सभी ठीक हों, सही ढंग से हम चले। आपके विचार जानना चाहते हैं, कल के आप विधायक बने, परसों आप मान लीजिए आप विधायक मंत्री बन हैं। जाएं, जी आप मान लीजिए आज विधायक हैं आप, जी। अब क्या करेंगे? कैसे सुधार लाएंगे? वही क्या सुधार आपके दिमाग में है, उसको कैसे आप सुधार लाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने हल्के से ही शुरुआत करूंगा जी। नई राजनीति शुरुआत की है, मैं तो एक ही बात कहूंगा, आदमी की नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर किसी बात से हम पीछे भी, हमें मुझे पता भी नहीं है, तो आप जैसे बड़े साथी होते हैं उनको पूछ के सही नीति से काम करो। मैं तो ये कहूँगा, दूसरों से सुझाव लेके भी चलो। ठीक है जी, 4 सवाल यहाँ आपसे पूरे होते हैं। थैंक यू। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।